दोस्तों, क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर ने और यूएन के वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट 71% ऑफ कैटास्ट्रोफिक लानीना इन द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर। मतलब 2024 की एंडिंग और 2025 का आगाज बेहद ठंड से होने वाला है, जिसका जिक्र आपने न्यूज चैनल या कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। ये लानीना इफेक्ट We've had that confirmation coming from the US scientists saying it is actually happening. Temperature. Earth is increasingly experiencing extreme weather. All agencies are expecting an El Nino to arrive. It's just that the Americans have said it's arrived today. मगर आपने नोटिस किया होगा कि जहां हड्डियों को गला देने वाली ठंड की बात न्यूज चैनलों पर चल रही है, मगर ये दिसंबर का मंथ में भी अभी इसके एक्चुअली अपोजिट हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो हिंदुस्तान का वेदर बिल्कुल अजीब ही चल रहा है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर अचानक से बिल्कुल गिर गया और साउथ इंडिया में रेड अलर्ट इशू कर दिया गया बंगाल स्टॉर्म की वजह से, भारी बारिश और बाढ़ की वजह से। दोस्तों, 1982 के उस डेंजरस एपिडेमिक्स महामारी इस दुनिया में जो हुई थी, जहाँ दुनिया के एक तरफ बेशुमार बारिश हो रही थी, वहीं दूसरे तरफ सूखा, एक्सट्रीम फेमाइन्स और बुश फायर्स हो रहे थे। साइंटिस्ट का कहना है कि इट्स गोना बी द 5th स्ट्रॉन्गेस्ट एल निनियो सदर्न ऑस्किलेशन इवेंट। आखिर क्या है ये ला निनिया इफेक्ट, आइए समझते हैं बिल्कुल आसान वर्ड्स में। 1982 इंडिया, यहाँ लोग भूखमरी से मर रहे थे क्योंकि हिंदुस्तान में तब हर जगह सूखा पड़ा हुआ था। वहीं साउथ अमेरिका में कंटिन्यूअसली ना रुकने वाली बारिश हो रही थी, जिससे वहाँ एक बीमारी एन्सेफेलाइटिस डिसऑर्डर आउटब्रेक हो गया था। पीरू में उस वक्त का हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ था। वहीं एशिया और अफ्रीका में जंगलों में आग लगना और ड्राउट्स पड़ रहे थे, जिससे एशिया, खासकर इंडिया और अमेरिका में भारी जानी नुकसान हुआ था। इसमें आपने शायद एक चीज नोटिस करी होगी कि दुनिया के एक तरफ एक्सट्रीम रेनफॉल, साइक्लोन जैसे सिचुएशन थी और दूसरी तरफ दुनिया के बिल्कुल एक्सट्रीम सूखा और गर्म पड़ रहा था एट द सेम टाइम। दोस्तों, इसी कॉन्ट्रास्टिंग वेदर फिनोमिनन को ही एल निनियो इफेक्ट कहते हैं। 1895 इंडिया, इस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे। तब हिंदुस्तान में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था, लोग हंगर से मर रहे थे। तब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मौजूद एक साइंटिस्ट गिलबर्ट वॉल्कर, उन्होंने इस वेदर कंडीशन को समझा और दुनिया के सामने पेश किया। 1903 में गिलबर्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे एंड देन ही नोटिस दैट के इंडिया में मॉनसून फेलर की वजह से हर तरफ अकाल पड़ रहा था, जिसमें लगभग 5 मिलियन लोगों को जान गंवानी पड़ी और ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं कर रही थी। तब उन्होंने बीइंग अ मैथमेटिशियन गिलबर्ट ने ये नोटिस किया, उन्हें एक पैटर्न नजर आया कि ये इंडिया में ऐसे डिजास्टर आते रहते हैं। इसलिए इतना सीरियस इवेंट के चलते उन्होंने अपनी जॉब को छोड़कर और इंडिया में शिफ्ट हो गए ताकि ही कुड स्टडी द इंडियन मॉनसून इन डेप्थ और इसका रीजन जान पाए। और बस एक ही साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके काम से इम्प्रेस्ड होकर इनको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल बना दिया। दोस्तों, जब वो रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं तब वो पाते हैं कि जब कुछ साल इंडिया में बारिश होती है तो कुछ साल अचानक से ड्राउट पड़ जाते हैं। इंडिया के इस वेदर प्रेडिक्शन में उन्हें कुछ खास पता नहीं चल पाता आखिर ऐसा होता क्यों है। तब वो इस मॉनसून चेंजेस की वजह को ग्लोबल लेवल पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। उस टाइम पे दोस्तों पूरी दुनिया के एक काफी बड़े हिस्से पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ही कलेक्टेड डेटा फ्रॉम ऑल दोज टेरिटरीज विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राफ स्टेशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सारा डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया। और इस डेटा में लगभग 20 साल स्टडी करने के बाद उन्हें ये फाइंड आउट किया कि मिडिल पैसिफिक और वेस्टर्न पैसिफिक के बीच के जो प्रेशर वेरिएशन है और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के वेदर कंडीशन एशिया और ऑस्ट्रेलिया के वेदर कंडीशन को इफेक्ट करता है। मतलब कि जब दूसरे कॉन्टिनेंट यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में भारी बारिश होती है, तब पैसिफिक ओशन के वेस्ट में एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे कॉन्टिनेंट में सूखा पड़ता है। सेम अगर इन वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पर भारी बारिश होती है तब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में बेहद गर्मी और सूखा पड़ता है। दिस मिरर इमेज पैटर्न सरप्राइज गिलबर्ट अ लॉट। अपनी इस स्टडी को उन्होंने फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जर्नल में 1923 में पब्लिश किया और इस इफेक्ट को उन्होंने सदर्न ऑस्किलेशन नाम दिया। मगर अभी भी ये पता लगाना बाकी था इस मिस्ट्री को कि ये होता क्यों है। लेकिन गिलबर्ट इस मिस्ट्री को सॉल्व करने से पहले ही 1958 में ही डाइड। इसलिए एल निनियो को फुल्ली अंडरस्टैंड करने में एक एंटायर जनरेशन लग गई।
जिसके बाद दुनिया भर के साइंटिस्टों ने गिलबर्ट वॉल्कर की अधूरी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल जियोग्राफिकल ईयर में सबमिट करी, जिसमें 67 कंट्रीज के साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट जेकब जर्कनेस, इन्होंने जब गिलबर्ट वॉल्टर की कलेक्ट डेटा को स्टडी करी तब उस मिस्ट्री तक पहुंच गए और ये कंफर्म किया कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया पर जो अल्टरनेट प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसके लिए पैसिफिक ओशन और उस पर बनने वाले प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन ही जिम्मेदार हैं और इसी फिनोमिनन को गिलबर्ट वॉल्कर के ऑनर में वॉल्कर सर्कुलेशन नाम दिया। अभी तक तो बस ये एक थ्योरी थी, मगर 1982 में जब एल नीनो ने 5 कॉन्टिनेंट के वेदर को इफेक्ट किया तब इस खतरनाक इफेक्ट को देखकर उसे फर्दर स्टडी करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक ओशन TAO प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें ओशन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पैसिफिक ओशन में 70 वाटर बोयास डाले गए। देन इस बोयास के डेटा से एल नीनो के होने का एग्जैक्ट डेटा बताया, जो थे ट्रेड विंड्स। अर्थ के रोटेशन के वजह से जो पूरे प्लेनेट पर पूरे साल विंड्स बहती है उसे प्राइमरी विंड्स कहते हैं और इनमें से जो विंड्स इक्वेटर पर फ्लो करती है उसको ट्रेड विंड्स कहते हैं। ट्रेड विंड इसलिए कि पुराने टाइम पर ट्रेड शिप इनके सहारे नेविगेट करते थे। यूजुअली होता यह है कि जब सनलाइट डायरेक्ट ट्रेड विंड्स पर गिरती है तो ट्रेड विंड्स गर्म होकर ऊपर राइज करती है और फिर ठंडी होकर अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पर वापस गिरती है। इसलिए इक्वेटर पर लो प्रेशर जोन बनता है और 30 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ लैटिट्यूड्स पर हाई प्रेशर जोन बनता है। दैट्स व्हाई विंड स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के ट्रेड विंड्स नॉर्थ से वेस्ट की तरफ बहती है और सदर्न हेमिस्फीयर की साउथ से वेस्ट की तरफ। दोस्तों यूजुअली तो ये इवेंट पूरे अर्थ में होते हैं, मगर पैसिफिक ओशन जैसे मैसिव वाटर बॉडीज पर आते ही ये विंड पैटर्न में ऑसिलेट करने लगते हैं और इसी ऑसिलेशन को साइंटिस्ट एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। और उसके भी 3 फेस होते हैं, न्यूट्रल, ला नीना और एल नीनो। नॉर्मल, कोल्ड और हाई फेस। सबसे पहले इनमें से होती है न्यूट्रल फेस, यानी नॉर्मल ट्रेड विंड्स जो अमेरिकन कोस्ट पर मौजूद वार्म एयर ट्रेड विंड्स के जरिए एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ती है। देन उधर के लैंड मासेस पर ये वार्म एयर कन्वेक्शन से ऊपर उठती है एंड कंडेंस होकर क्लाउड क्रिएट करती है, जिससे फिर एशिया और ऑस्ट्रेलिया रीजन्स पर भारी रेनफॉल होती है। फिर यही कंडेंस एयर ईस्टवर्ड यानी अमेरिका के तरफ बढ़ती है और इसी सर्कुलेशन पैटर्न को वॉल्कर पैटर्न कहते हैं। अब होता यह है कि कभी कदार ये ट्रेड विंड्स अचानक से तेज हो जाती है, जिसके वजह से ला नीना के कंडीशन बनते हैं। अब ट्रेड विंड्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बन जाने से वॉल्कर सर्कुलेशन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिससे नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा वार्म एयर एशिया की तरफ बढ़ती है, जिससे वहां पर भारी रेनफॉल और फ्लड आ जाते हैं और वहीं अमेरिका में ज्यादा कोल्ड विंड्स होने की वजह से सूखा पड़ जाता है। यानी ला नीना की वजह से एशिया में भारी रेनफॉल होती है, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर पैसिफिक ओशन पर विंड साइक्लिक ऑस्किलेशन फॉलो करती है एंड दैट इज व्हाई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिस स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स बिकम वीकर और तब आता है एल नीनो। इस वजह से वॉल्कर सर्कुलेशन की साइकिल टूट जाती है। अब वार्म एयर एशिया की तरफ बहने के बजाय अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ बहती है, विच मीन्स नाउ द सिचुएशन हैज रिवर्स्ड। मतलब एशिया में कोल्ड एयर और अमेरिका में वार्म एयर, इस वजह से अमेरिका में अब तेज बारिश होती है और एशिया में सूखा पड़ता है। मतलब कि एल नीनो के इफेक्ट्स ला नीना के बिल्कुल अपोजिट है और ये पूरा फिनोमिनन 5 साल के साइकिल जो 4 कॉन्टिनेंट्स के वेदर को इफेक्ट करता है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। दोस्तों वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2025 के स्टार्टिंग में ये आने वाला है। आप शायद अब तक इसको महसूस भी कर रहे होंगे या फिर शायद अपने आंखों से देख भी रहे होंगे। दोस्तों ऐसे वीडियोस बनाने में काफी एफर्ट्स और टाइम लगते हैं। A like would mean a lot, so please consider hitting that button.